अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है डाटा बेसिक्स का। सही है, ये हमने चैप्टर 1 जो है ये अब हम डाटाबेस की तरफ आ रहे हैं। उससे पहले हम जरा इंट्रोडक्शन ले रहे थे। सही है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे थे हम, कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, यही चीजें पढ़ी है। उसमें हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, उसकी जो प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर रहा था, सबसे पहले थी डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है? रिडंडेंसी का मतलब है कि डाटा की डुप्लीकेट कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज का होना, ये डाटा रिडंडेंसी कहलाती है। सही है, ये आगे लीड करती है इनकंसिस्टेंसी की तरफ। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड है, आप स्टूडेंट है, आपका रिकॉर्ड कॉलेज में पढ़ा है, आपका रिकॉर्ड आपका एडमिशन डिपार्टमेंट के पास भी है, जब जिन्होंने एडमिशन किया था, उसके अलावा एग्जामिनेशन ब्रांच के पास भी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के पास भी है, ट्रांसपोर्ट ब्रांच के पास भी है। तो फॉर एग्जांपल आपका घर का एड्रेस चेंज हो जाता है, आप घर शिफ्ट कर लेते हैं, आपका चेंज हो जाता है एड्रेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 जगहों पे इस वक्त रिकॉर्ड पड़ा है। सही है, तो आपको हर जगह जाके अपना रिकॉर्ड चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वो तीसरी जगह से इन्होंने कहीं और भी किसी और डिपार्टमेंट को भी दे दिया हो रिकॉर्ड। सही है, हो सकता है किसी और फाइल में भी रिकॉर्ड हो जो आपकी नॉलेज में ना हो, आपने 2 जगहों पे जाके चेंज करा दिया, तीसरी जगह पे आप रह गए चेंज कराना, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। 2 जगहों पे कुछ और रिकॉर्ड पड़ा है, एक जगह पे रिकॉर्ड चेंज हो गया, तो ये चीज, इसको जब रिकॉर्ड का चेंज होना कि एक जगह अपडेट हो गया बाकी जगहों पे अपडेट ना हुआ, इसे इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। सही है, फिर आता है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग जो है, ये भी आप अपना डाटा मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये भी ऐसा ही होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी इनकंसिस्टेंसी की तरफ ही लीड कर जाता है। वो कैसे? आप अपना डाटा शेयर करते हैं, आप किसी के साथ भी, तो अगर उसके बाद अगर कोई चेंज आता है उस डाटा में, तो वो एक आधी कॉपी में चेंज होगा, बाकी कॉपी में चेंज हो सकता है ना हो, तो इस वजह से भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। फिर आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपेंडेंस, डाटा डिपेंडेंस। ये कहता है कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके अंदर उस डाटा को मैनेज कर रहे हैं, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपका डाटा जो है ये आपने बनाया है एक्सेल में, तो एक्सेल के अलावा ये किसी और एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं चलेगा। सही है, एक्सेल के अलावा इसको कहीं और आप नहीं चला सकेंगे। तो ये दोनों आपस में डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम डिपेंडेंट है। फिर आ जाता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या कह रहा था, ये सब हम पुराना रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अब हम डाटाबेस की तरफ आने लगे हैं, तो हम ये इन प्रॉब्लम्स को डाटाबेस कैसे सॉल्व करेगा, इन चीजों को पढ़ना है हमने। अच्छा, डाटा सिक्योरिटी क्या है कि सारा डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, स्कैटर्ड डाटा है, इधर उधर होकर पड़ा हुआ है कि कोई हिस्सा किसी के पास है, कोई हिस्सा किसी के पास है। ऐसे ही ना, एडमिशन वालों के पास अपना सिर्फ एडमिशन का डाटा होगा, एग्जामिनेशन ब्रांच वालों के पास सिर्फ आपके मार्क्स से रिलेटेड डाटा होगा। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत डाटा इनको जैसे मार्क्स के अलावा आप लोगों के नाम, रोल नंबर ये चाहिए होंगे तो वो एडमिशन वालों से ले लेंगे। इसके अलावा आपका डाटा अगर ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डाटा वहां पे होगा। तो इसलिए डाटा सिक्योर नहीं है क्योंकि डाटा स्कैटर्ड है, इधर उधर फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक सेफ होगा जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैटर्ड रख दे, मतलब आपने मैट्रिक की डिग्री एक ड्रॉर में रख दी, आपने अपना CNIC किचन में रख दिया जाके, आपने अपनी जो पासपोर्ट है वो कहीं और जाके रख दिया, तो क्या होगा? डाटा स्कैटर्ड है, तो वो सिक्योर तो ना हुआ ना। किसी का भी कहीं पे भी जाके कोई चोर आए, चोर ना हो, वैसे भी किसी के भी हाथ लग सकता है वो। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, घरों में सेंट्रलाइज कर लेते हैं डाटा। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है? एक जगह पे इसको सेव कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आप एक फोल्डर बना लेते हैं, अगर आप लोगों ने बनाए हो तो। आप लोग के आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो तो उनके पेरेंट्स ही उनके डॉक्यूमेंट संभाल रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल जो संभालते हैं वो यही करते हैं कि सेफ में एक फोल्डर वगैरह ले लेते हैं, या फाइल होती है जिसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, और उनको एक जगह पे सेव करके रख लेते हैं। सही है, तो इसलिए उससे डाटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है, डाटा मजीद सिक्योर हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, इसमें सारा का सारा डाटा इधर उधर बिखरा पड़ा था। सही है, कोई किसी के पास जिसको जिस डाटा की जरूरत थी, या जो जिस डाटा के ऊपर काम कर रहा है उसके पास सिर्फ उतना डाटा है, तो इससे डाटा सिक्योर नहीं है, कोई भी उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने आज स्टार्ट करना है।
विच इज डेटाबेस। इस सबसे पहले हम बजाय इसके कि हम कंप्यूटर वाली डेटाबेस पे आए, हम पहले डेटाबेस देख लेते हैं कि ये आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में डेटाबेस का मतलब क्या है। सही है, डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा का आपने एक जैसा डाटा जो हो उसको इकट्ठा कलेक्ट कर लेना, उसको डेटाबेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर देखा जाए टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी जो है ये एक डेटाबेस है। टेलीफोन नंबर्स वगैरह जो होते हैं जिसके अंदर, अब तो आजकल एक छोटी छोटी डायरीज आ गई हैं, या फिर आप लोगों के मोबाइल में, हर किसी ने अपने अपने मोबाइल में फोन नंबर सेव किए होते हैं। जिनके घरों में अभी पीटीसीएल चल रहा है तो उन लोगों के पास छोटी छोटी डायरीज होती हैं, घरों में माओ ने रखी होती हैं। तो पहले दौरों में आता था एक डायरेक्टरी होती थी, बहुत मोटी सी बुक होती थी, पूरे शहर के उसके अंदर फोन नंबर हुआ करते थे। हमारे बचपन में वो हमारे घर आती होती थी बुक। तो बहरहाल ये है कि उसके अंदर टेलीफोन डायरेक्टरी, उसके अंदर सारे डाटा, सब शहर में जितने फोन नंबर होते थे उनकी डायरेक्टरी होती थी, पीटीसीएल नंबर्स की होती थी वो। बहरहाल फिर होता है पर्सनल एड्रेस बुक। ये क्या होता है? एड्रेस जो होते हैं ये भी एक डेटाबेस कहलाती है। सारे जितने आपके पर्सनल एड्रेसेस होते हैं जो आपके जानने वालों के, वो पर्सनल एड्रेस बुक। या डिक्शनरी, डिक्शनरी तो आप लोगों ने सबने देखी होगी। डिक्शनरी जो होती है इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जेड तक जितने भी वोकैबुलरी होती है, ज्यादातर वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। आजकल तो आप लोग भी डिक्शनरी आजकल के दौर में इस्तेमाल नहीं हो रही, ये भी तकरीबन इसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। हमारे बचपन में होती थी, कोई हमें पढ़ाई में मसला होता था, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता था, फौरन जाकर डिक्शनरी खोलते थे। तो बहरहाल आज ये डिक्शनरी आजकल खत्म हो गई है। वजह क्या हुई है? क्योंकि कंप्यूटर ने जगह ले लिया। अब डिक्शनरी की जगह पे एक लफ्ज जो एक्सचेंज हो गया है वो गूगल। अब हम कहते हैं गूगल कर लो, पहले होता था डिक्शनरी खोल के देख लो, अब होता है गूगल कर लो। खैर, अब बहरहाल ये होते हैं डेटाबेस। अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखें, हम एक खास टॉपिक के बारे में देखें, एग्जांपल इसकी देखें, तो डेटाबेस आजकल ये कहाँ इस्तेमाल होती है? फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दफ्तर है, कोई जगह है जहाँ पे कुछ इंप्लॉयज हैं। इंप्लॉय पता है किसे बोलते हैं? इंप्लॉय का हम लफ्ज अभी भी बहुत यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इंप्लॉय होता है नौकरी करने वाला, और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर YER, जिसने नौकरी दी होती है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं। सही है। अच्छा, अब उसके जो एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका डाटा आपने सेव करना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक डाटाबेस अपनी क्रिएट कर सकता है। एक एग्जांपल ये हो गई। एक एग्जांपल है आपके कॉलेज की। आपके कॉलेज में आपके स्टूडेंट्स का डाटा सारा स्टोर हुआ है। कॉलेज में स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर होने को क्या बोलेंगे? कि स्टूडेंट्स का डेटाबेस होगा। अच्छा, डेटाबेस जो है ना, दो तरीके से बनाई जा सकती है। डेटाबेस मैनुअली भी बनाई जा सकती है, डेटाबेस कंप्यूटराइज्ड भी बन सकती है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस भी होती है, मैनुअली भी बनाई जा सकती है। मैनुअली कैसे क्या होती है? मैनुअली मतलब खुद से उसको क्रिएट करना, बनाना, कंप्यूटर का कोई इसमें अमल दखल ना होना। अच्छा, ये लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग, आपका लाइब्रेरी कार्ड जो होता है ये क्या है? मैनुअली डेटाबेस होती है। आपने कभी लाइब्रेरी से अगर कभी बुक इशू करवाई हो तो उसमें क्या होता है कि जो रजिस्टर, मेन रजिस्टर लाइब्रेरियन के पास होता है, वो उसके अंदर देखता है कि क्या फलां बुक अवेलेबल है, उसकी इशू डेट, उसकी सारा कुछ कि किस डेट को रिटर्न करना है, वो सब कुछ बना के लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर मेंशन कर देता है। सही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज भी डेटाबेस बनाई जा सकती है। कंप्यूटराइज कैसे बनेगी? कंप्यूटराइज बनाने के लिए कुछ होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनसे डेटाबेस क्रिएट की जाती है, जिनसे डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है। वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहलाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? DBMS भी बोलते हैं, DBMS। अच्छा, अब याद रहे, पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है कि डेटाबेस डिफाइन करें, तो आपने डेटाबेस डिफाइन करनी है। जब पूछा जाए DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करें, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, तो फिर इसको करना है। दोनों में फर्क है, ये दोनों एक चीजें नहीं है। डेटाबेस जब कंप्यूटराइज तरीके से क्रिएट या मेंटेन की जाती है तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को फॉलो करके की जाती है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। सही है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं कर देना, ये एक चीज नहीं है। अच्छा, जनरली जो है ना डेटाबेस वो लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ली गई है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उस बैंक ने अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है,
तो एक डेटाबेस बनाएगा। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बैंक है, उस बैंक में चलिए हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो उसमें एक क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स जो उसके कस्टमर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सेपरेट फाइल्स में डाटा को सेव कर लेंगे बैंक वाले। कौन कौन सी फाइल हो सकती हैं? सेविंग अकाउंट की, करंट अकाउंट की, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन या क्लाइंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारा कुछ मिस एक आपकी आवाज फाइल में आ हो रही सकता है। है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय मिस डेटाबेस। आपकी आवाज डेटाबेस हो कौन कौन सी रही फैसिलिटीज है। प्रोवाइड करता है? फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस में आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, या फिर कोई नई फाइल ऐड कर सकते हैं, या किसी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। ये सारे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वहां पे आ जाते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेटाबेस को क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई, डेटाबेस क्या काम करती है। सब तीन है, तीन देखेंगे हम। सबसे पहले आ जाता है डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3 वाला डाटा इंडिपेंडेंस। वन बाय वन सारे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या हो रहा था उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे पास सेपरेट और इंडिपेंडेंट फाइल्स थी। हर बाहर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपने कॉलेज की चले, तो अगर आपका कॉलेज है उसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है, तो वो हर जगह अलग-अलग एग्जामिनेशन ब्रांच में अलग पड़ा होगा, आपका एडमिशन ब्रांच में अलग पड़ा है, आप ट्रांसपोर्ट में अलग पड़ा है। ठीक है, अलग जगह, हर जगह अलग-अलग पड़ा हुआ है। तो डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि सबको इकट्ठा कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, अलग-अलग फाइल से ऑन सिंगल फाइल ले आना, एक फाइल में सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेना, डाटा इंटीग्रेशन कहलाता है। इकट्ठा कहां पे करेंगे? यानी जब इकट्ठा करेंगे मल्टीपल जगहों पे हो गया। पहले मल्टीपल जगहों पे था, पहले इंडिपेंडेंट और सेपरेट प्लेसेस पे था। जब आपने इकट्ठा किया तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है कि एक सेंट्रल प्लेस पे सारा का सारा डाटा आ गया, एक जगह पे आ गया। अच्छा, अब ये सेंट्रलाइज्ड जो है ना, ये लॉजिकली है, सही है, लॉजिकली सेंट्रलाइज्ड होगा। फिजिकली ये बेशक हो सकता है मुख्तलिफ सर्वर्स पे हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप गूगल से सर्च करते हैं, सही है, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल, चलो फेसबुक ले लेते हैं, आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, ये सही है, आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, ये आपका पीछे सर्वर कंप्यूटर है। आपको यही लग रहा है ना कि आपने सर्वर ने डाटा रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने आपको, फेसबुक के सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर दिया। आपको ऐसे ही लग रहा है ना कि सारा का सारा डाटा एक जगह से उठ के आ रहा है। हालांकि ये एक जगह से उठ के आने वाली ये बात जो है कि सेंट्रलाइज है, ये लॉजिकली है। फिजिकली क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, फेसबुक के अपने मल्टीपल सर्वर्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स होंगे और वो डाटा मुख्तलिफ सर्वर्स में से आ रहा होगा, लेकिन फील ऐसा होता है, ऐसा जो है ना, पोर्ट्रे ऐसा कर रहे होते हैं कि एक जगह से डाटा आ रहा है। ठीक है, ये बात जो हो गई सेंट्रलाइज्ड बात समझाने के लिए, कि सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है। ठीक है, डाटा हो सकता है स्कैटर्ड हो, एक जगह पे हो, कुछ एक जगह पे पड़ा हो, बाकी कुछ जगह पे पड़ा हो, लेकिन आपको फील ऐसा होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से इसका क्या फर्क हुआ? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आप है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप जो है ना यूजर है, आपको अपना रिकॉर्ड चाहिए एग्जामिनेशन का, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लोग भागे भागे जाते हैं क्लर्क ऑफिस में, जी मुझे मेरे मार्क्स बता दें, तो क्लर्क ऑफिस वाले कहते हैं अभी मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो एग्जामिनेशन ब्रांच में जाके पता करो। आप वहां जाते हैं, मतलब यूजर घूमता रहता है डाटा की तलाश में। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, बेशक डाटा मल्टीपल सर्वर्स में पड़ा है, लेकिन लॉजिकली सब सेंट्रलाइज है। जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है अपने कंप्यूटर से, या फिर यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, डाटा डिमांड करता है, तो उसको सिर्फ एक जगह से करता है और उसको उस जगह से रिजल्ट मिल जाता है। अब पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है वो उसका यूजर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये इस चीज में सेंट्रलाइज होने में
ये इसमें फर्क है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया, डाटा ना इसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में और रिलेशनशिप की फॉर्म में पड़ा होता है। टेबल्स और रिलेशनशिप, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका डाटा है, सबसे पहले ये एक टेबल आपका बन जाएगा, इसके अंदर आपका अपना रिकॉर्ड होगा। टेबल क्या होता है, बल्कि टेबल ही बना लेते हैं। टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ऐसा ही होता है। ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे स्प्रेडशीट है ना, ये आप माइंड में ले आए, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी एक्सेल और स्प्रेडशीट में क्या फर्क है, ये दोनों एक चीज नहीं होती। अच्छा, ये टेबल हो गया। हो सकता है ऐसा कोई दूसरा टेबल आपका मार्क्स का हो, ये मार्क्स का हो गया। और ये हो सकता है आपका अपना इंफॉर्मेशन हो, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ इसमें हो, या रोल नंबर। तो इस टेबल से रिलेशनशिप जो होगा, कि ये टेबल इस टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर 1 है, उसका ये सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं, रिलेशनशिप बन गया ना रोल नंबर से। तो टेबल्स ये हम रिलेशनशिप बनाएंगे, हमारा एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे। तो ये टेबल में रिकॉर्ड होता है, और उस टेबल के डाटा का आपस में रिलेशनशिप जो है ना, ये डाटा इंटीग्रेशन रिलेशनशिप से बनती है। डाटा को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये था हमारा सारा एडमिशन ब्रांच वाला टेबल, ये टेबल था हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच वाला। इन दोनों के डाटा को आपस में रिलेशनशिप में कर देंगे, इनको आपस में इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। सही है, इस तरह से डाटा इंटीग्रेशन हो गई। ये डाटा टेबल अलग अलग ही है, लेकिन डाटा इंटीग्रेट हो गया, डाटा एक बन गया। सही है, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? डाटा को इंटीग्रेट कर देना, एक सिंगल फाइल में डाटा को ले आना, सेंट्रलाइज कर देना डाटा को। सेंट्रलाइज में दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लॉजिकली सेंट्रलाइज और फिजिकली। लॉजिकल का मतलब है कि लॉजिकली सेंट्रलाइज हुआ है, फिजिकली डाटा स्कैटर्ड ही है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है डाटा इंटेग्रिटी। इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं। पहली टर्म होती है करेक्टनेस, कि डाटा जो है वो करेक्ट हो, डाटा जो है वो बिल्कुल सही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस ही हो। अगर आपका फोन नंबर है तो फोन नंबर की जो आपका फील्ड है उसके अंदर रिकॉर्ड फोन नंबर ही पड़ा हो। फोन नंबर कैसा होता है हमारा? अगर मोबाइल नंबर ले तो पहले 4 डिजिट्स होते हैं, फिर उसके बाद 7 डिजिट्स होते हैं। सही है, ऐसा ही होता है ना। तो इसी फॉर्मेट में फोन नंबर पड़ा हो, ये ना हो कि आप लोगों का एक डिजिट इधर से गायब हो जाए, 6 डिजिट्स हो, तो हमें क्या फायदा? फोन नंबर तो किसी काम का ना हुआ। या सीएनआईसी में कितने डिजिट्स होते हैं? जितने भी होते हैं, आई थिंक 13 होते हैं शायद, या पता नहीं, मुझे मैंने काउंट नहीं किए। बहरहाल जितने भी डिजिट्स होते हैं वो उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हो, करेक्ट डाटा हो। ठीक है, डाटा इनकरेक्ट ना हो, तो ये क्या कहलाएगा? करेक्टनेस। आगे आ जाते हैं, एक दूसरा पॉइंट जो डाटा इंटेग्रिटी में आ जाता है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कि डाटा कंसिस्टेंट हो, डाटा एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, दो हमारे पास, अभी हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, अगर दो हमारे पास ब्रांचेस हैं, एक एडमिशन ब्रांच है जहां पे आपका जब एडमिशन हुआ था सारा रिकॉर्ड सेव हुआ था, दूसरी ब्रांच हमारी एग्जामिनेशन ब्रांच है। ठीक है, तो क्या हो कि जो आपका रिकॉर्ड एडमिशन ब्रांच के पास पड़ा हो, सेम वही रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ब्रांच के पास हो। अगर आपका किसी केस, इन केस अगर आपका कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, आपका फोन नंबर अपडेट होता है, अगर आपका एडमिशन ब्रांच में अपडेट हुआ है फोन नंबर, तो एग्जामिनेशन ब्रांच में भी होना चाहिए। दोनों में चेंज रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये बात कौन इंश्योर कर रहा है? ये हमारा डेटाबेस इंश्योर कर देता है, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड सेंट्रलाइज एक जगह पे पड़ा होता है। ये सारा रिकॉर्ड अब अलग-अलग नहीं पड़ा हुआ, एडमिशन ब्रांच वालों के पास अलग पड़ा हो, एग्जामिनेशन के पास अलग, ये एक जगह पे पड़ा है। जब एक जगह पे चेंज होगा तो सब जगहों पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि अब एक जगह पे हो गया यूजर, जब ये यूजर है फॉर एग्जांपल, ये जब डिमांड करेगा डाटा की, तो ये इस जगह से डिमांड करेगा, एक जगह से। सही है, और इसी एक ही जगह पे उसको वहां से रिस्पॉन्ड आ जाएगा, ना उसको यूजर को घूमना पड़ेगा जगह जगह पे। सही है, और ना ही डाटा जगह जगह पे पड़ा होगा कि हर जगह जाके अपडेट करना पड़ेगा। वो एक ही सर्वर होगा, उसके ऊपर सारा का सारा डाटा पड़ा होगा, एक जगह पे सिर्फ। ये डाटा इंटेग्रिटी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या कहती है? डाटा इंडिपेंडेंस में दो चीजें आ जाती हैं, डाटा, डाटा स्ट्रक्चर। इसमें ये इस टॉपिक को कर रहे हैं। एक होता है डाटा स्ट्रक्चर
और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था ना, वो क्या करता था, वो डाटा स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंडेंट था। डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। वो कैसे? अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर गौर करें कि डाटा क्या है। हाँ जी, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, जो आपका डाटा है, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, आप उसको किस एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं। एक्चुअली होता पता है क्या है, एक होता है फ्रंट एंड। ये फॉर एग्जांपल हमारा फ्रंट एंड है, जो सामने से फ्रंट एंड के साथ हमारा जो यूजर होता है ना, वो कनेक्टेड होता है। सही, ये फ्रंट एंड के साथ उसका कनेक्शन होता है। वो फ्रंट एंड से ही रिक्वेस्ट करता है और फ्रंट एंड ही उसको जवाब देता है। एक होता है बैक एंड। बैक एंड क्या होता है, जिससे फ्रंट एंड सारा का सारा डाटा लेता और देता है। सही है, जब हम एक्सेल के ऊपर काम करते हैं तो हमारा फ्रंट एंड भी एक्सेल होता है, हमारा बैक एंड भी एक्सेल ही होता है। हम एक ही प्रोग्राम के ऊपर, उसी के ऊपर डाटा पड़ा होता है, वही हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, उसी पे हम क्रिएट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, उसी से रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में डिपेंड करने लगते हैं। जब हम डेटाबेस में आ जाते हैं ना, तो हमारा फ्रंट एंड या एप्लीकेशन प्रोग्राम, फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ये हमारा चेंज हो जाता है और डेटाबेस कहीं अलग हो जाती है। ये दोनों चीजें अब सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। फ्रंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए ये यूजर है जो कि रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दो। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करती है, वो रिक्वेस्ट भेजती है डेटाबेस को। डेटाबेस से वो जो है ना डाटा लेके फिर आगे यूजर तक पहुंचा देती है। अब अगर इन केस आप एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज कर दें, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट थी, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट थी, आप किसी वेबसाइट से ले रहे थे, आपने वेबसाइट बनाई हुई थी चलो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने वो चेंज करके किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले आए, तो इससे डेटाबेस में डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाटा एज इट इज बिल्कुल वही पहले जो है ना सिक्योर पड़ा रहेगा। समझ आ रही है इस बात की? डेटाबेस जो है वो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डिपेंडेंट नहीं है। ये अब दो अलग सेपरेट चीजें हैं जो एक दूसरे से रिक्वेस्ट करके डाटा ले रही है। यूजर का ताल्लुक फ्रंट एंड या एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ होता है। इस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं। हाँ, डाटा किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? डाटा, ये यहाँ पे डाटा पड़ा है इसको हमारा, ये डाटा फाइल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये इसमें फर्क था, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना आपको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स क्या होती हैं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम्स थे, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें डेटाबेस में मिलता है। अब हम एक लास्ट टॉपिक है ये देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या होता है? डेटाबेस मॉडल होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस कैसे जो है स्ट्रक्चर क्या होगा डेटाबेस का। जैसे हमने नेटवर्क में क्या पढ़ा था, नेटवर्क टोपोलॉजी जो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती थी। अब यहाँ पे डेटाबेस मॉडल में डेटाबेस मॉडल जो है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। डेटाबेस में यानी कि डाटा टाइप्स क्या होंगी या डाटा कैसे होगा आपस में, और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट होंगे। ये असल बात है, रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। ये तीन तरह के डेटाबेस मॉडल है। सबसे पहले आ जाता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल। फिर नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा आ जाता है नेटवर्क मॉडल, और तीसरा आ जाता है रिलेशनल मॉडल। हमारे बुक में जो हमने पढ़ना है ना, वो हमने पढ़ना है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। बहरहाल आप ये तीनों का भी पता देख लेंगे होते क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल मॉडल में ऐसा होता है कि हायरार्की में सारा का सारा रिकॉर्ड अरेंज हुआ होता है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना हायरार्की में। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एंटिटी 1, इधर कोई होगी एंटिटी ई लिख देती हूँ, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4। ये इस वक्त जो है ना कि जो एंटिटीज है ये मैं फॉर एग्जांपल बना रही हूँ, आप समझ लें कि ये डाटा है, डाटा के टेबल्स है।
इनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसे होगा वो देखना है हमें, ठीक है। इनके दरमियान में रिलेशनशिप ऐसे होगा, ये मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इनमें जो सबसे ऊपर, इनको नोड्स भी बोलते हैं। जिस तरह अब याद रहे, ये नोड नेटवर्क वाली नोड नहीं है, अब आप कॉन्टेक्स्ट बदल गया, अब डेटाबेस में आ गए हैं, तो ये नोड्स कहलाएगी। जो सबसे ऊपर वाली नोड होगी, जहां से डेटाबेस स्टार्ट होगा, जो सबसे मेन एंटिटी होगी, वो रूट नोड कहलाएगी, ROOT रूट, ये रूट नोड है। अच्छा, इसमें एक रूल है, ये सेगमेंट भी बोलते हैं इसको, नोड भी बोलते हैं, सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक रूल है, रूल ये है कि हर नोड, ये अच्छा, इसमें जो नोड ऊपर की साइड पे होती है, जो नोड दूसरे नोड को रिलेशनशिप क्रिएट कर रही होती है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, तो ये पेरेंट नोड कहलाएगी, और इसके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं वो चाइल्ड नोड्स कहलाएंगे, ठीक है। आप एक ना माइंड में ले चार्ट बना लें, उसका आपके माइंड में चार्ट बना लें, फॉर एग्जांपल आपका जो फैमिली चार्ट है, आप वो समझ लें, पेरेंट्स ऊपर और ये चाइल्ड। इसमें एक रूल है कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, और एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। तो ये पेरेंट के जितने मर्जी चाइल्ड्स हो जाए, लेकिन चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, पेरेंट नोड। इसको, इस तरह के ट्री को इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं। इन्वर्टेड ट्री कैसे हुआ, ये इन्वर्ट कैसे हो गया, ऐसे हुआ कि रूट नीचे की तरफ का, अगर रूट हमेशा, हमारे दरख्तों की रूट कैसे होती है, नीचे की तरफ होती है ना, नीचे से ऊपर को जाता है, ये उल्टा हो गया, रूट ऊपर है और ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है। ये इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड ट्री के बाद, ये हायरार्किकल मॉडल, कि एक हायरार्की में ये सारा डाटा जो है आपस में कनेक्ट होगा। डाटा स्ट्रक्चर टेबल है, ठीक है, याद रहे ये टेबल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, होता ये भी हायरार्किकल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। एक चाइल्ड के जितने मर्जी पेरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका इसके साथ भी कनेक्शन हो सकता है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, और इसके एक और पेरेंट भी हो सकता है, ये भी पेरेंट हो सकता है, सही है। एक चाइल्ड के जितने मर्जी पेरेंट हो सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेटवर्क मॉडल, सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज, इसी के आगे इधर ही बना देती हूँ, रिलेशनल मॉडल। यही डायग्राम ले लें। अच्छा, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल में क्या फर्क है, नेटवर्क और हायरार्किकल, ये दोनों मॉडल्स जो है ना, इनमें जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है ना एरो, जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो होता है डाटा स्ट्रक्चर पे, जबकि रिलेशनल मॉडल में रिलेशनशिप डाटा के साथ क्रिएट होता है, डाटा के साथ रिलेशनशिप बनता है, सही है। उसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है, ये है कि अगर आप कोई भी जो एंटिटी है वो किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है। अब डाटा और डाटा स्ट्रक्चर में क्या फर्क है ये देख लें। फॉर एग्जांपल, आपका एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, इसके अंदर रोल नंबर आ जाते हैं, नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। पहला रोल नंबर है मारिया, नेम मारिया, एड्रेस उसका लाहौर, ठीक है। दूसरा रोल नंबर है अनम, अनम का एड्रेस कराची, फॉर एग्जांपल। अब आप याद रखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये जो टेबल बनाया है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसके अंदर जो डाटा पड़ा है, जैसे ये 1 मारिया लाहौर, 2 अनम कराची, ये क्या पड़ा है, ये डाटा पड़ा है, सही है। डाटा और डाटा स्ट्रक्चर में ये फर्क है। अब जो रिलेशनल और नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल्स हैं, वो इस स्ट्रक्चर के साथ जो है ना आपस में रिलेशन बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेशन होगा, जबकि रिलेशनल मॉडल में डाटा का बेस पे रिलेशनशिप बनी है। ये डाटा क्या है, ये डाटा है, ठीक है, ये डाटा है, डाटा की बेस पे रिलेशनशिप बनेंगे, स्ट्रक्चर की बेस पे रिलेशनशिप नहीं बनेगी। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, हमने क्या कुछ पढ़ा है, हमने अभी पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को देखा, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बाद हमने डेटाबेस को देखा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे। आज हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखना है। मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था, हाँ कल भी बताया था कि डेटाबेस आए तो उसमें आपने क्या लिखना है, डेटाबेस अलग चीज है, और अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो काम आते हैं, उनको
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। अब इसको आगे देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कब आता है? जब आप कंप्यूटराइज डेटाबेस बनाने लगते हैं। सही है, जब आपने कंप्यूटराइज डेटाबेस बनानी हो, कंप्यूटर के जरिए डेटाबेस बनानी, डेटाबेस को क्रिएट करना हो, तब ये डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जो कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस क्रिएट करने में, मेंटेन करने में और एक्सेस करने में, यानी डेटाबेस का जो डाटा है उसको हासिल करने में, उसको देखने में हेल्प करते हैं। डेटाबेस मैनेजर एक उसी सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है। ये डीबीएमएस का या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबी मतलब डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम, इसका एक कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजर, जो कि मेजर कंपोनेंट है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस की सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजर सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। आम अल्फाज में अगर आप किसी भी चीज का कहें ना, फलां कंपनी का मैनेजर है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि वो ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह डेटाबेस मैनेजर क्या होगा? जो डेटाबेस की जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी वर्किंग को, ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े ज्यादा या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में डाटा मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें डाटा बहुत थोड़ा होता है और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा होता कि ज्यादा डाटा है, तो उधर फिर डेटाबेस नहीं आती। उधर फिर वो लोग कहते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं कि एक्सेल पे ही डाटा बना लेते हैं या इसको मैनुअली ही डाटा सेव कर लेते हैं। जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आता है, वहां पे डेटाबेस का जो है ना, डेटाबेस प्रेफरेबल होती है कि आप डेटाबेस में डाटा को स्टोर करें। सही है, डीबीएमएस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो मोस्ट पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही आता है। ऑफिस के साथ ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें आ जाता है वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, इसके बाद आउटलुक आ जाता है, इस तरह मुख्तलिफ और भी हैं, काफी सारे हैं। तो वो लोग ये चीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। सही है, तो इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिनके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो यानी कि ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी उनके पास होगा। ये हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये 3 चैप्टर्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हैं, उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं डेटाबेस की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डीबीएमएस के? सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी ना, इसके क्या एम्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आ जाता है शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ लोगों में या मुख्तलिफ लोगों में शेयर करने के लिए डीबीएमएस बनाया गया, ताकि लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जाती है? जैसे कल बात हुई थी कि एक सेंट्रल प्लेस होती है, एक सेंट्रल प्लेस, ये सेंट्रलाइज कर दिया जाता है डाटा को, एक सेंट्रल प्लेस में रख दिया जाता है। और ये भी कल बात हुई थी कि लॉजिकली सेंट्रल होती है, फिजिकली हो सकता है स्कैटर्ड हो। ठीक है, लॉजिकली का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है ना, जिसको हम फ्रंट एंड कह रहे थे, या एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये मैं एपी लिख देती हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और बैक एंड या जिसको हम जो है ना डेटाबेस बोल रहे हैं, फिलहाल इधर बैक एंड जो है ना वो डेटाबेस, ठीक है, ये डेटाबेस होता है। यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए, ठीक है, ये यूजर है। फॉर एग्जाम्पल ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस से सारा डाटा कलेक्ट करके जिस सूरत में मांगी होगी वो लेगा और फिर उसको एज इट इज यूजर को प्रोवाइड कर देगा। सही है, ये हमारा एक छोटा सा जो है ना फ्लो है, इसको आप जहन में रखें। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है ना, ये वाली, इसको कहा जाता है कि ये सेंट्रल प्लेस पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये लॉजिकली तो सेंट्रल है, लेकिन हो सकता है डेटाबेस मुख्तलिफ 3-4 जगहों पे स्टोर हुआ हो सकता है। सही है, तो वो वहां से डाटा कलेक्ट करके एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए यूजर को पहुंच जाएगा। तो इसलिए यूजर के लिए तो सेंट्रल प्लेस हुई ना, यूजर को तो नहीं ना बार बार जगह जगह जाके ढूंढना पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा फिर क्या कह रहा है, डिफरेंट यूजर्स कैन शेयर द डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। अच्छा, अब ये यूजर हो सकता है ये साइट 1 पे बैठा हो, ठीक है, ये साइट 1 कह देती हूँ, हो सकता है एक और यूजर हो, वो किसी और साइट पे किसी और कंप्यूटर के जरिए, इसका एक कंप्यूटर होगा, अपने कंप्यूटर के जरिए बैठा होगा, ठीक है, और वो उधर से एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए डाटा को एक्सेस कर रहा होगा या उसमें डाटा रखवा रहा होगा, ये शेयर कर रहा होगा। सही है, ये मुख्तलिफ यूजर मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए लिंक करेंगे, एक ही एप्लीकेशन प्रोग्राम से डाटा
लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कॉलेज देख लें, अगर आप कहते हैं आपके कॉलेज में बजाय इसके कि आप जगह जगह कमरों कमरों में फिरे, अभी आप कमरों कमरों में जाते हैं ना, जैसे कि एडमिशन का कोई काम करवाना हो, पहले आप क्लर्क ऑफिस जो है वहां जाएंगे, फिर आपको उधर पता चलेगा नहीं जी फलां टीचर के पास जाओ, उसके पास फॉर्म है, फिर उधर घूमते जाएंगे, फिर उधर नहीं नहीं ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में वो टीचर बैठी है उधर जाओ, फिर स्टाफ रूम से होते ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो यूजर घूम रहा है, सही है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए आपने रिसेप्शन पे आना है, रिसेप्शनिस्ट जो होगा, जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा है वही आपका सारा काम करेगा, वो पीछे से चाहे जितने मर्जी बंदों से कहे, मुख्तलिफ लोगों से काम करवाए, और वो बंदे चाहे जितनी मर्जी जगह इधर उधर बैठे हो, आपका इंटरेक्शन सिर्फ एक चीज से होगा, रिसेप्शनिस्ट से। सेम इसी तरह यूजर का इंटरेक्शन सिर्फ होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम पीछे से जितनी मर्जी डेटाबेस से डाटा जहां से मर्जी से लेके आ रहा हो, आपका कंसर्न नहीं है, सही है। मेन जो यूजर है उसका कंसर्न सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम से होगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम जहां से भी चीजें लाके दे रहा है वो लाके उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा। ये हमारा हो गया शेयरेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब भी यूजर को डाटा चाहिए हो, जब भी डीबीएमएस से काम लेना हो, वो अवेलेबल हो, ये ना हो कि सिस्टम बैठ जाए, सही है। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, ये डेटाबेस का एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अक्सर देखने में आता है हमारे, अगर हम रियल टाइम डेटाबेस देख लें, आप देख लें जो 22 लाहौर की है, यानी कि जिसके ऊपर आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आया था, जैसे ही रिजल्ट का टाइम होता है 10 बजे, अगर रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है तो 10 बजे उनकी वेबसाइट बैठ जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती, अवेलेबिलिटी लॉस हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हमारे दौर में भी होता था, अब भी होता होगा, होता ही है। अगर उन्होंने अपना सिस्टम जो है अपग्रेड ना कर लिया हुआ तो। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हर वक्त दस्तयाब हो। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब है कि जब भी चाहें तो डाटा या डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके, ऐसी ऑप्शंस हो कि जब चाहे डाटा को भी चेंज कर सके और डाटाबेस स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जा सकता हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूजर, जैसे यूजर को चाहिए, या अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाए। अब डाटा और डाटाबेस क्या है, ये पिछले लेक्चर में भी, ये पिछले टॉपिक में भी बात हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये टेबल है, ठीक है, इसके अंदर डाटा पड़ा है, ये फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, फिर नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये मैंने जो है ना टेबल एक बना लिया, ठीक है। ये मुख्तलिफ रोज है, इनके अंदर डाटा आएगा, ये मैंने कह दिया ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये एड्रेस है और ये फोन नंबर है। ये मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, सिर्फ अभी इनके फर्स्ट लेटर लिखे, ठीक है। इनके अंदर रोल नंबर 1, कोई नेम आ जाएगा, कोई उसका कोई एड्रेस होगा लाहौर या कुछ भी, और उसका कोई फोन नंबर होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, कि पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर एड्रेस है, फिर फोन नंबर है, ये कहलाता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो डाटा होता है, ये रोज के अंदर जो डाटा है, ये सारा डाटा कहलाएगा, ठीक है। डाटा और डेटाबेस स्ट्रक्चर में ये फर्क है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज डेटाबेस इंटेग्रिटी। ये हमने पढ़ा था, हमारा ये पॉइंट था, किसमें था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस में भी हमने पढ़ा था। डेटाबेस इंटेग्रिटी कहती है कि डेटाबेस की करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी, ये दो लफ्ज आ जाते हैं। इंटेग्रिटी का जहां पे भी लफ्ज आएगा वहां पे करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। करेक्टनेस का क्या मतलब है कि जो डेटाबेस में डाटा एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट डाटा एंटर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फोन नंबर एंटर करना है, तो फोन नंबर कैसे होगा, कुछ पहले 4 डिजिट्स होंगे अगर मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके बाद 7 डिजिट्स होंगे, 1 2 3, ये मैं लाइनें लगा रही हूँ, 4 5 6 और 7, सही है। ये हमारा एक फोन नंबर का हमेशा पैटर्न होता है। या सीएनआईसी का क्या पैटर्न होता है, सीएनआईसी के कितने जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वही हमेशा रहते हैं। तो बहरहाल करेक्टनेस का मतलब है कि फोन नंबर इतने नंबर ऑफ डिजिट्स ही ऐड हो, कुछ एक्स्ट्रा डिजिट्स ऐड ना कर दें या कोई कम डिजिट्स ऐड ना किए जाएं, ये बात होगी करेक्टनेस की। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल डाटा शेयर हुआ है, एक यूजर जो है इसके पास भी डाटा है, दूसरा यूजर है इसके पास भी डाटा है, तीसरा यूजर है इसके पास भी डाटा है, फोन नंबर सेम डाटा है फॉर एग्जांपल,
एक बंदे ने आके फोन नंबर अगर अपना एक जगह से चेंज कर दिया है तो वो हर जगह से चेंज हो जाना चाहिए। ये ना हो कि डाटा रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ये ना हो कि एक के पास डाटा कुछ और हो दूसरे के पास कुछ और हो, वो इनकंसिस्टेंसी बन जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम डाटा, मल्टीपल यूजर्स अगर डाटा शेयर कर रहे हैं तो सेम डाटा उनके पास हो। डेटाबेस इस चीज को, या डीबीएमएस इस चीज को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज को इंश्योर करता है कि डाटा कंसिस्टेंट होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इस डाटा सारा कर दिया सेंट्रलाइज, डाटा एक जगह से पड़ा है, जब यूजर को चाहिए वो यहाँ से डाटा लेगा, जब यूजर को चाहिए, जितने मर्जी नंबर ऑफ यूजर्स को चाहिए वो एक जगह से डाटा लेगा, और जो चेंज आना होगा, जो अपडेशन होगी वो इस सेंट्रल प्लेस पे होगी, ना कि हर जगह पे अलग अलग। ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये सेंट्रल प्लेस से आ रहा है। ठीक है, एक ही जगह चेंज करेंगे, हर जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा, डीबीएमएस क्या करता है कि कंसिस्टेंसी रूल्स अप्लाई करता है ताकि डाटा करेक्ट हो, डाटा जो है वो अपडेट होने के बाद डिफरेंट डाटा ना हो। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी रूल्स कौन देगा? ये डेटाबेस देता है, कंसिस्टेंसी रूल्स डेटाबेस लगाता है। इसके साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम देख लेते हैं क्या है। डेटाबेस सिस्टम होता है अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट डाटा। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम में डाटा भी आ जाता है और प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं जो उस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर के जरिए रिकॉर्ड रखने का ये तरीका है डेटाबेस सिस्टम। इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन डाटा एंड टू प्रोवाइड इट टू द यूजर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। एक तो डाटा को अपने पास स्टोर रखना है और जब भी किसी यूजर को जरूरत पड़ेगी उसको वो डाटा देना भी है, अवेलेबल भी करना है। सही है, ये ना हो जरूरत पड़ने पे डाटा को छुपा के रख ले और फिर डाटा अवेलेबल ही ना हो, अवेलेबिलिटी भी इसमें आनी है। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आता है डाटा, वो चीज जिसके लिए डेटाबेस बनाई गई है। डाटा, मेन पर्पस डेटाबेस बनाने का डाटा है। ठीक है, ये डाटा क्या होता है? डाटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है या उसको मैनिपुलेट किया जाता है। सही है, मैनिपुलेट में हमने स्टेप्स पढ़े थे ना, उसमें क्या कुछ आ रहा था? वो सॉर्टिंग, समराइजिंग और ऑपरेशंस, वो क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना, इस किस्म की चीजें, क्लासिफाइंग। ठीक है, ये सब कुछ मैनिपुलेशन में आ जाता है। डाटा को मैनिपुलेट करना या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, एक ये काम होता है डाटा का। और दूसरा मेन पर्पस क्या होता है कि डाटा को स्टोर किया जाता है। अच्छा, डेटाबेसेस जो हैं वो डिफाइन होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं। फॉर ये एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, वही एग्जांपल जो हम हमेशा से कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी डेटाबेस डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, बस ये 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले डिफाइन होगी। डिफाइन का क्या मतलब है कि स्टूडेंट की डेटाबेस है, ये स्टूडेंट डेटाबेस है, डिफाइन होगी। फिर डेटाबेस कंस्ट्रक्ट होगी, यानी कि उसके अंदर टेबल्स वगैरह बनेंगे। कंस्ट्रक्शन में टेबल्स वगैरह आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं अगर टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने हो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कहलाती है, ये रिलेशनशिप वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, ये रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया और फोन नंबर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में डाटा को स्टोर किया जाता है। ये हर रो में जितना डाटा है ये स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर अपडेट किया जाता है जहां अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस चेंज हो गया है तो उसका एड्रेस चेंज कर लिया, या किसी का रोल नंबर चेंज हो गया है तो रोल नंबर तो नहीं बहरहाल चेंज होते, लेकिन ये अपडेट भी ऑप्शन होती है। डाटा को अपडेट किया जाता है या डाटा को डिलीट करना हो, डिलीट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है तो उस बच्चे का डाटा डिलीट करना हो, या फिर डाटा रिट्रीव किया जाता है टू एंड फ्रॉम द डेटाबेस। डाटा रिट्रीव करने का क्या मतलब है? यानी डाटा एक्सेस किया जाता है, डाटा हासिल किया जाता है, डाटा देखा जाता है। सही है, रिट्रीव का ये मतलब हुआ। ये हो गया हमारा डाटा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का तो आप सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सबको अंदाजा होगा। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है, या इधर कहेंगे सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं वो सब हार्डवेयर कहलाएंगे। हार्डवेयर के बगैर डेटाबेस को इंप्लीमेंट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल उसी तरह कि सॉफ्टवेयर को, किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को आप बगैर हार्डवेयर के इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है।
ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कंप्यूटर डाटा डीबीएमएस को एक कंप्यूटर चाहिए होगा जिसमें क्या कुछ होना चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होनी चाहिए, आईओ डिवाइस चैनल्स यानी कि इनपुट आउटपुट के चैनल्स हों, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू हो जो प्रोसेसिंग कर सके, और मेन मेमोरी जो कि मेमोरी में चीजों को स्टोर कर सके। ये हार्डवेयर जो है मेन कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का, इसका होना जरूरी है। ये कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसको अच्छी तरह करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सिस्टम में सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है जो कि पूरे डेटाबेस सिस्टम को, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम को कंट्रोल कर सके या मैनेज कर सके। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट इज यूज्ड टू, क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ अ यूजर। अब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम जो है कि आपने कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम बनाना है, ठीक है, यूजर। और वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर इधर, अब देखिए, अब आपने सिंपल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही लिख देनी। अब आप बात क्या कर रहे हैं? अपना कॉन्टेक्स्ट देखें, आप बात किसमें कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर उसका एक कंपोनेंट है, तो आपने डेटाबेस के हवाले से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देनी है। सही है? क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, अब ये तीन किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। सही, ये तीन किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका डेटाबेस सिस्टम में जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर डेटाबेस को कंट्रोल किया जाए, डेटाबेस को मैनेज किया जाए, वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आप लोगों ने पढ़ा था, है जो ये क्या करता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। जितने हार्डवेयर आपने देखे ना कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे, वो उनको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या करेगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर पे रन हो रही होंगी उनको भी इनेबल करेगा, उनको भी अलाउ करेगा कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है? आपको बताया था ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। सही है? तो वो क्या करेगा? ये इधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम यही काम है कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं जितने उनको मैनेज करेगा, और जितनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहे होंगे उनको अलाउ करेगा, उनको इनेबल करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये करता है? ये डेटाबेस के टू असेस एंड प्रोसेस डेटा ऑफ डेटाबेसेस। सही है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं पर्सनल। पर्सनल या पर्सनल, इसको जिस तरह से भी प्रोनाउंस करें, ये लोग होते हैं, डेटाबेस के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लोग होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? जो डेटाबेस के डिफरेंट ऑपरेशंस को संभालते हैं, जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। सही है? ये मुख्तलिफ लोग होते हैं। अच्छा, ये लोगों से पहले ना मैं आपको यहाँ पे वो हम दोबारा वही वाली डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कौन से लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ही डायग्राम हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि, एक मिनट, पहले यहाँ पे ऊपर होगा, छोटी बना लेती हूँ ना, यहाँ पे सबसे ऊपर पहले डेटाबेस होता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे भी हो सकता है, सिंगल जगह पे भी हो सकता है। फिर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, और फिर एक यूजर होता है जो कि अपने कंप्यूटर पे बैठ के, यूजर तो होता है लेकिन अपने कंप्यूटर के जरिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ लिंक करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस से वो सारा डाटा लाके यूजर को दे देती है। एग्जांपल मैंने आपको इसकी क्या बताई थी? यूजर आप है, एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एग्जांपल यूट्यूब कर ले। यूट्यूब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो एक इंटरफेस, जो एक स्क्रीन आपको कंप्यूटर पे नजर आती है, वो एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। और यूट्यूब के सर्वर जिसके ऊपर वीडियो स्टोर हुई होती है वो पीछे डेटाबेस में होती है। जब आप सर्च करते हैं या जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो डेटाबेस से आ रही होती है, डेटाबेस से डाउनलोड होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ठीक है, डेटाबेस से आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम तक आती है और आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए उनको देख सकते हैं। ये एग्जांपल है। अच्छा, अब बात ये है कि जब आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, आप फर्ज करें, एग्जांपल ले, आप इसको फर्ज करें, आप लोग ना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे हैं आप, एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, आपके पास जो है ना आया कि आपने फलां कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने, या चले आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज है, आपकी प्रिंसिपल आती है आपके पास, आप इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस के एम्प्लॉय है।
आपकी प्रिंसिपल आपके पास आती है और आपको कहती है मुझे अपने कॉलेज के लिए एक डेटाबेस बनानी है, तो फिर कौन कौन से बंदे आपके उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने लोग उसके अंदर काम करेंगे वो डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ऐसा प्रोग्रामर जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखेगा ताकि डाटा को एक्सेस किया जा सके, ठीक है, और एंड यूजर्स उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हैं जो कि लिखा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने। अच्छा, अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर ना, अब ये देखें, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, ये मैं येलो लाइन से कर देती हूँ, ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, ये यहाँ पे इस स्टेज पे होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखता है, सही है, इस स्टेज पे एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये काम करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करता है, सही है, जिसके अंदर जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है या जिसके जरिए यूजर इस यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को लेता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, सही है, ये क्या करता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है, यानी ये जो डेटाबेस है ना, ये DB जो है, इसको इस जगह पे होता है, इसको जो है मैनेज कर रहा होता है डेटाबेस को, सही है, डेटाबेस में डाटा कहाँ पड़ा है, वो कैसे पड़ा है, सही पड़ा है, सही डाटा आ रहा है, डाटा करेक्ट है, डाटा कंसिस्टेंट है, इस किस्म की चीजें जो हैं, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना, ये सब काम कौन कर रहा होता है, ये DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इस जगह पे होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पे, सही है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए या आईडी जो इनको इन्वायरमेंट दिया जाता है उसके जरिए डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। वो कौन, ये जो है ना, ये वाले, ये जो आखिर में जो बंदा है, ये एंड यूजर होता है। अच्छा, एंड यूजर के बारे में, जो एंड पे जो इसको यूज कर रहा होता है, एंड यूजर के बारे में कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट्स हैं वो एंड यूजर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर हाउस के बंदे हैं, आपकी प्रिंसिपल आपके पास आती है कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कॉलेज के लिए, तो जरूर, अब प्रिंसिपल क्या हुई, क्लाइंट हुई, प्रिंसिपल बनवा रही है, तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एंड यूजर भी हो, जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल यूज करे, हो सकता है प्रिंसिपल आपसे बनवा के आगे अपने एम्प्लॉयज को दे दे, अपने क्लर्क स्टाफ को दे दे कि भाई आपने डाटा एंटर, प्रिंसिपल खुद बैठ के तो आप लोगों का डाटा एंटर नहीं करेगी, ना ही प्रिंसिपल खुद बैठ के आप लोगों का बाकी सारी जो है रिकॉर्ड सारा मेंटेन करेगी, उसने तो खुद आगे अपने अलग एम्प्लॉयज रखे होते हैं। इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या क्लाइंट एंड यूजर होता है, नहीं, क्लाइंट नहीं, एंड यूजर वो होता है, हाँ क्लाइंट हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लाइंट ही एंड यूजर हो। तो क्लाइंट जो है वो डेटाबेस के जो है ना डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, सही है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब बाकी के लेक्चर, बाकी का जो है हम फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने अभी तक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम देखा है, उसके बाद हमने डेटाबेस सिस्टम्स देखा, DBMS देखा, फिर डेटाबेस सिस्टम्स देखा, और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम देखे। आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS देखेंगे। अगर आपने एक दफा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह कर लिया, ये तकरीबन ना सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम चीजें हैं, बार बार रेपिटेशन हो रही है, और जरा घुमा घुमा के एक दूसरी मतलब मुख्तलिफ वेज में ना इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक बस इनके एक दफा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके काफी टॉपिक्स इसमें साथ ही कवर हो जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ DBMS अगर देखें तो जैसे ये देखें, फर्स्ट आ रहा है पहला स्टेप, ये पहला एडवांटेज है डाटा शेयरिंग, ये आप लोग पहले भी पिछले टॉपिक्स में भी करके आ चुके हैं, सही है, तो ये सारी चीजें बहरहाल रिपीट हो रही हैं, हम एक दफा इसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हम इसमें इस आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सारा कुछ वही रिवाइज करने वाले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, डाटा शेयरिंग क्या होती है, डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑथराइज्ड यूजर कौन से होते हैं, ऑथराइज्ड यूजर जिनको अलाउ किया जाए कि ये लोग सिर्फ डाटा को देख सकते हैं, इन लोगों में शेयर किया जाता है। इसको मैनेज कौन करता है, DBA, ये याद रखें, DBA है शॉर्ट फॉर्म डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है डाटा को मैनेज करता है और साथ में राइट्स देता है यूजर्स को। फॉर एग्जाम्पल
राइट्स कैसे देगा, एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई समझ ले कोई दुकान है, सही है, या कोई ऑफिस है, कुछ कर ले, तो उसका डेटाबेस बनी हुई है। तो वो डेटाबेस के जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होंगे, जो ऑनर्स होंगे, उनके पास पूरी की पूरी एक्सेस होगी। वो उस डेटाबेस में अपडेट भी कर सकते हैं, उस डेटाबेस में चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ नया ऐड भी कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लें कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में ना, उसी ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है, सही है, रिसेप्शनिस्ट के पास उतने राइट्स नहीं होंगे, लेकिन उसके पास सिस्टम तो दिया जाएगा ना, तो उसके पास हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे राइट्स हो और कुछ जगहों पे उसके पास राइट्स ना हो। चलिए एक होटल की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक होटल है, तो होटल में क्या होगा कि जो होटल के मालिक होंगे उनके पास तो पूरी डिटेल आ रही होगी, पूरी, कि हमारा इस महीने कितना खर्चा आया, हमारा इस महीने सारे राइट्स होंगे ना उनके पास, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी पे करनी है, किस एम्प्लॉय को कितना बोनस देना है, ये सारी चीजें। इन चीजों का रिसेप्शनिस्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, रिसेप्शनिस्ट का काम है सिर्फ अपने क्लाइंट्स को देखना, यानी कि कौन से मेहमान आ रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं, उनको कौन सा रूम नंबर दिया, ये चीजें काम, ये सारे काम रिसेप्शनिस्ट के करने वाले हैं। तो बहरहाल हमने राइट्स डिफाइन कर दिए, सही है। तो ये राइट्स, डाटा शेयरिंग, जब डाटा शेयर किया जाता है तो ये राइट्स भी उसमें डिफाइन किए, किसको किस हद तक डाटा की एक्सेस देनी है। ये कौन डिफाइन करता है सब कुछ, ये डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है। फिर आ जाता है many users can authorize to access the same piece of information। एक ही इंफॉर्मेशन बहुत सारे यूजर्स देख सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम होटल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर चलो होटल पे ही रहते हैं, कि होटल में अगर वीआईपी रूम्स का देखना है कि कौन सा वीआईपी रूम किस बंदे को दिया गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट के पास भी होगी, इसकी इंफॉर्मेशन ऑनर को भी चाहिए होगी, जो उस होटल का मालिक होगा, सही है। तो इस तरह की सेम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोग शेयर भी कर सकते हैं। Data of the same database can be shared between different application programs। यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये इमेज देखें, ये डेटाबेस है, तो हो सकता है ये वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनर का हो, ओ लिख रही हूं मैं, ठीक है, और एक और कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग से, सही है, वो रिसेप्शनिस्ट के लिए हो। रिसेप्शनिस्ट कितने, आपको पता है कितने लोग होटल में इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, आपका जो मैनेजर है होटल का वो हो सकता है, और होटल का मालिक हो सकता है। तो हर किसी के अलग अलग राइट्स दिए जा सकते हैं। सिस्टम एक होगा, सारा डाटा एक जगह पड़ा होगा, लेकिन राइट्स मुख्तलिफ लोगों को कम दिए जाएंगे। हक दिया, राइट्स का मतलब हक होता है ना, कि कोई बंदा सिर्फ उसमें अपडेट कर सकता है, किसी को राइट दिया जाए कि यार इसको डिलीट भी कर सकता है, तो इस हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये भी आपने किया हुआ है, विच इज डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है कि डेटाबेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग समझो। डेटाबेस अलग है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग है, जैसे ये इमेज में आ रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग है, ये डेटाबेस अलग है। हम जब एक बना रहे थे, जो हम पिछले टॉपिक्स में एक डायग्राम बना रहे थे, तो उसमें हम डीबीएमएस और डेटाबेस को एक ही कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस को चलाने वाला कोई कंप्यूटराइज्ड सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो इस डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, सही है। यूजर कहाँ होता है, यूजर यहाँ होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम से यूजर जो है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए डेटाबेस को एक्सेस करता है। तो डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दो अलग चीजें हैं, सेपरेटेड हैं। यूजर ने अगर डेटाबेस को चेंज करना है, तो जरूरी नहीं है कि उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़े या मॉडिफाई करना पड़े। बगैर एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए वो डेटाबेस में चेंजेस ला सकता है, सही है। फॉर एग्जांपल किसी फील्ड का जो है, किसी डाटा आइटम का साइज चेंज करना है। फॉर एग्जांपल पहले इसने कहा कोई होटल की अगर डेटाबेस है, तो होटल की डेटाबेस में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका नाम उसने कहा था कि साइज कितना दिया था कि सिर्फ 30 कैरेक्टर्स तक नाम सेव करा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ गया, उसका नाम कोई बहुत लंबा चौड़ा है, तो यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए इसको 30 की बजाय 50 कैरेक्टर्स कर सकता है, कि 30 की बजाय 50 कैरेक्टर्स में नाम सेव हो सकता है उसका क्लाइंट का, या और भी इस किस्म की कई एग्जांपल आ जाती हैं। डाटा टाइप चेंज करनी हो तो इस किस्म की एग्जांपल आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। के रिलेशनशिप्स जो है, आपको मैंने बताया था कि इसमें रिलेशनशिप बनते हैं, डाटा के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं। ये हम बनाएंगे, हमारा एक चैप्टर है पूरा जिसके अंदर हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे डाटाबेस के। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी ये सपोर्ट करता है, मतलब डाटा जो है वो मुख्तलिफ टेबल्स में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ टेबल्स में पड़ा है,
ठीक है, आप फिलहाल टेबल से ना अपने जहन में एक्सेल की शीट्स ले आए, रोज एंड कॉलम वाली शीट। ठीक है, ये मैं आपको फर्क आपको बताया कि एक्सेल में और इसमें क्या फर्क है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो होती है वो एक्सेल होता है, जबकि डेटाबेस में ये जो है ना फर्क, ये जो हमने पढ़ा था अभी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और ये जो हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के प्रॉब्लम्स पढ़े हैं ना, वो एक्सेल के प्रॉब्लम्स है। सही है। अच्छा, तो आप मुख्तलिफ टेबल्स में डाटा को लाके फिर आप इनके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट होने से क्या होगा, आप दोनों डाटा टेबल्स आपस में लिंक हो जाएंगे, डाटा आपस में लिंक अप हो जाएगा, आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सेस भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी है कि अनऑथराइज्ड यूजर से अपने डाटा को बचाना। डाटाबेस इस चीज की आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अनऑथराइज्ड यूजर से अपने डाटा को बचा सकते हैं। मुख्तलिफ डाटाबेस प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स, बहुत सारे प्रोसीजर हैं डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप डाटा को एक्सेस करें, आप डाटा से डाटा को देख सकते हैं। अब वो पार्शियल एक्सेस भी हो सकती है, पार्शियल, जिस तरह हमने अभी होटल की एग्जांपल ली कि रिसेप्शनिस्ट को पार्शियल एक्सेस दी जाएगी, यानी कि रिसेप्शनिस्ट को कम डाटाबेस के डाटा, मतलब उसको कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो चीजें कुछ नहीं देख सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात कर रहे थे ऑन के एम्प्लॉयज को कितनी पे दी जा रही है, सही है, या इस महीने एम्प्लॉयज को कितना बोनस मिला, तो इस चीज का ताल्लुक रिसेप्शनिस्ट से तो ना हुआ ना, इस चीज का ताल्लुक किससे होगा, ऑनर के साथ होगा। तो ऑनर के पास पूरी की पूरी एक्सेस होगी, जबकि रिसेप्शनिस्ट को पार्शियल एक्सेस दी जाएगी। ये इस तरह से राइट्स डिफाइन कर देना, ये सारा कुछ डाटाबेस में आ जाता है, जो कि डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सही है, इससे डाटा सिक्योर हो जाएगा, जिसको जितना डाटा चाहिए उसको उतना ही डाटा दे दो, ना कुछ ज्यादा ना उससे कम। अच्छा, कुछ को सिर्फ कहा जाता है कि आप सिर्फ डाटा रिट्रीव करें, यानी डाटा को देख सकते हैं, ना आप डाटा अपडेट कर सकते हैं, ना आप डाटा को कुछ में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सही है, ये भी एक ऑप्शन दे दी जाती है, अगर आप देना जिसको चाहे। कुछ लोगों को अलाउ कर दिया जाता है कि वो रिट्रीव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सही है, वो डाटा को देख भी सकते हैं, डाटा में जहां दिल चाहेगा चेंजेस करने का तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब कुछ करता है किसको कितनी एक्सेस देनी है, किसको कितने राइट्स देने हैं, कौन कितना डाटा देख सकता है, कौन डाटा को अपडेट कर सकता है, कौन सिर्फ रिट्रीव कर सकता है, कौन दोनों काम कर सकता है। ये काम कौन करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ काम देख लेते हैं, कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या काम करता है। ये यूजर्स के अकाउंट क्रिएट करता है, यूजर्स के अकाउंट बनाता है, फिर उनको एक्सेस देता है कि आप डेटाबेस में जो है ना, ये उनको राइट्स देता है कि आप इतना कुछ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन हुए हैं, सही है, तो आप अपनी प्रोफाइल में तस्वीरें ऐड भी कर सकते हैं, अपनी तस्वीरें डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, पोस्ट ऐड भी कर सकते हैं, कोई नई पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप अपने किसी और दोस्त की टाइमलाइन पे उसकी तस्वीरें डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी टाइमलाइन में, अपने किसी दोस्त की टाइमलाइन में जाके आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, ये फेसबुक ऑप्शन देता है, आपको राइट देता है, लेकिन आपको ये राइट नहीं देता कि आप उसकी तस्वीरें जाके डिलीट कर दें। सही है, ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हालांकि फेसबुक की भी पीछे डाटाबेस ही मेंटेन हुई है ना, सारा काम डाटाबेस में हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है यूजर्स को पासवर्ड और यूजर नेम दिए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे फेसबुक पे या जीमेल पे आप पासवर्ड डालते हैं ना, पासवर्ड होता है, यूजर नेम दे दिया जाता है, पासवर्ड दे दिया जाता है, इसलिए ताकि आपका अकाउंट किसी और, कोई और आपकी राइट्स से जो आपको राइट्स दिए गए हैं उससे गलत फायदा ना उठा ले। ठीक है, चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। सही है, ये बैकअप और रिकवरी की फैसिलिटी भी डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। बैकअप होता है कि बैकअप का मतलब है डाटा को किसी दूसरी जगह पे सेम डाटा को महफूज कर लेना, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका डाटा लॉस्ट हो जाए या आपका डाटा डैमेज हो जाए तो उसको रिकवर किया जा सके, उसको वापस डाटा को लाया जा सके। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इंपॉर्टेंट डाटा को बैकअप कर लिया जाता है और फिर उसको रिकवर कर लिया जाता है किस सूरत में, अगर डाटा लॉस्ट हो जाए या अगर डाटा डैमेज हो जाए। ये हमें एक डीबीएमएस का एडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांस कैपेबिलिटीज। डीबीएमएस कुछ एडवांस चीजें भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, एडवांस कैपेबिलिटीज भी हैं। कौन कौन सी, एक तो ऑनलाइन एक्सेस, आप डेटाबेस को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सही है, डेटाबेस को
आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने फेसबुक की डेटाबेस है, आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस दी गई है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, अगर चले कोई भी बैंक ले ले, मिजान बैंक का जो सिस्टम है, आप उसको ऑनलाइन नहीं देख सकते, वो सिर्फ उसके एम्प्लॉयज देख सकते हैं। सही है, ये कुछ लोग ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर लें डेटाबेस को, कुछ लोग नहीं देते। ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। अब जैसे बैंक का डाटा इंतहाई सिक्योर होता है, उसको ऑनलाइन एक्सेस देके सारे लोगों में, मतलब पब्लिक नहीं किया जा सकता। होता है वैसे ऑनलाइन, मिजान बैंक के जो आपस में जो मिजान के अपने जो ब्रांचेज हैं, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ऑनलाइन ही करती हैं, लेकिन ये है कि उसकी पब्लिक एक्सेस नहीं दी जाती। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट। डाटा को रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो, आपके घर में कभी आया हो, आपके किसी बड़े का, किसी अब्बू का या अम्मी का या किसी और बड़े का बैंक स्टेटमेंट्स कभी आपने देखी हो, तो वो बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, उस बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर वो सारी रिपोर्ट हुई होती है, कंप्यूटराइज रिपोर्ट के जरिए बनाई होती है। होता क्या है एक्चुअली, ये ना बैक एंड पे टेबल पड़े होते हैं, ठीक है, बैक एंड पे टेबल होते हैं जिनके दरमियान में रिलेशनशिप्स होते हैं। उन टेबल में डाटा पड़ा होता है एक्चुअल। जब रिपोर्ट बनती है ना, तो मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा लाके एक रिपोर्ट तैयार करती जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा आता है, किसी में से कुछ आ गया, किसी में से कुछ डाटा आ गया, जिस हिसाब से आपको डाटा चाहिए, तो वो रिपोर्ट तैयार करती है। चलिए इसको छोड़े, हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके स्टूडेंट की। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टूडेंट है जिसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी है इस टेबल में। फॉर एग्जांपल इस टेबल में आपके मार्क्स पड़े हैं और रिपोर्ट तैयार करनी है, आपका रिजल्ट कार्ड तैयार करना है। तो रिजल्ट कार्ड में क्या होगा, सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम, उसके बाद आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर। सही है, ये 3 चीजें आ गई। उसके बाद मार्क्स वाला टेबल आ जाता है, ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसके बाद मार्क्स है। सही है। अब क्या है कि ये जो ऊपर वाले नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये एक टेबल से आया और मार्क्स दूसरे टेबल से आया, इस तरह एक रिपोर्ट तैयार हो गई। तो ये रिपोर्ट तैयार करने की जो हमारे पास कैपेबिलिटी है ऑनलाइन रिपोर्ट्स तैयार करने की इंटरनेट के जरिए, ये भी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। सही है। डेटाबेस क्या करता है, ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम्स क्या होते हैं, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, डेटाबेस को प्लस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आप इजीली डाटा को वेब सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, उनके ऊपर खर्चा आएगा, उनका कॉस्ट आएगी। कॉस्ट किस किस्म की होती है, अच्छा कॉस्ट का मतलब हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता है। हमारे एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी हम रेफर करते हैं। कॉस्ट किसी भी जो है ना किस्म की हो सकती है। कॉस्ट इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सही है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि हमें हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए होंगे डीबीएमएस के लिए, हमें बहुत ज्यादा लार्ज साइज मेमोरी चाहिए होगी जिसके अंदर डाटा सेव हो सके, तो खर्चा तो आ गया, तो इसलिए डीबीएमएस थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज ये है कि आपने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम में आया, आपने रिप्लेस किया ना। पहले आप फॉर एग्जांपल एक्सेल पे डेटाबेस बना, आपका डाटा सारा पड़ा हुआ था, सारा मेंटेन हो रहा था, अब आप डेटाबेस में आ गए, तो एक्सेल से डेटाबेस में अपना डाटा लाने के लिए आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी, डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर जो कन्वर्जन है ना, वो भी बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है और उसके ऊपर भी खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब तक आपके पास कैसे काम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रजिस्टर्स के ऊपर काम हो रहा था, हाथ से पेंसिल से लिखा, काम खत्म। अब आप लोगों ने इसको कंप्यूटराइज कर दिया, सही है, एग्जांपल दे रही हूँ, कंप्यूटराइज कर दिया, तो जो स्टाफ है वो स्टाफ को तो ट्रेनिंग चाहिए होगी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए। सही है। वो ट्रेनिंग के लिए क्या है, हर कोई मतलब शुरू से तो नहीं ना जानता होता कि कैसे इसको इस्तेमाल करना, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। आपने पहली दफा अभी जूम यूज किया, आपको जूम नहीं यूज करना आता था, तो आपने क्या किया, यूट्यूब से वीडियोस देखी होगी, किसी बड़े से पूछा होगा, किसी और से पूछ पूछा के जैसे भी किया, अपनी फ्रेंड से पूछा होगा, यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगा ना, आपने एक तरह से ट्रेनिंग ली जूम को इस्तेमाल करने में। अच्छा, तो इसी तरह कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, जब आपने कोई डेटाबेस बना के किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, किसी इंस्टीट्यूट को दे दी, तो उसकी स्टाफ को ट्रेन करने में भी खर्चा आता है। सही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। अब ट्रेनिंग हर लेवल पे हो सकती है। ट्रेनिंग जब आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, आप डीबीएमएस बना रहे हैं, तब भी जरूरी है कि आप उसकी जो स्टाफ है उसको ट्रेन करें, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होनी है, तो वो प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग चाहिए होगी, एक प्रोग्रामर चाहिए होगा। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए कि किस तरह से एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जो सामने वाला हिस्सा होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। सही है। तो इसी तरह आप जब वो डेटाबेस को जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिस जगह पे इसको करना था इम्प्लीमेंट,
तो उस जगह पे उस स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी होगी, तो बहरहाल ये खर्चा इसमें भी आएगा। सही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। आपको टेक्निकल स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ेगा। आपने एक दफा डेटाबेस बना के किसी के हैंड ओवर कर दी, इतना काफी नहीं होता। आपने उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ेगा, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती होती, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटा को मैनेज करना होता है। अभी तो आप लोगों के कॉलेजेस में तो शायद इतने बड़े ऐसे डेटाबेस नहीं होती ना। वहां पे तो अभी तक ट्रेडिशनल सिस्टम ही चल रहा है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो वहां पे देखने में ऐसे मिलता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का अलग दफ्तर होता है, अलग ऑफिस होता है। वहां पे सारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की अलग पोस्ट होती है, वो एक एम्प्लॉय हायर किया जाता है। इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक अलग ऑफिस होता है, एक अलग दफ्तर होता है। वहां पे वो डीबीए बैठता है, वो उसका काम यही होता है कि उसने डेटाबेस को मैनेज करना होता है। सही है। तो फिर जब आप ऐसे टेक्निकल स्टाफ को हायर कर रहे हैं, तो जाहिर है उसकी सैलरीज भी ज्यादा होगी। जो आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर किया है, डीबीए हायर किया है, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ के आया होगा ना, उसकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होगी, तो वो उस हिसाब से अपनी पे भी मांगेगा। तो इसलिए आपको सैलरीज देनी होगी, तो कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ये डेटाबेस का नुकसान है। फायदे भी होते हैं, हर चीज के नुकसान भी होते हैं, लेकिन डीबीएमएस का फायदे ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस डैमेज। अब आपको बताया है कि सारा का सारा डेटाबेस एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। सारा का सारा डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है, डेटाबेस में ऐसा ही था। तो क्या होगा कि अगर वो डेटाबेस ही डैमेज हो जाए, तो सारा का सारा आपका वैल्यूएबल डाटा ही लॉस्ट हो जाएगा। डैमेज किस तरह हो सकती है? या तो पावर फेलियर की वजह से, आपकी वो उस जगह की जो है ना बिजली बंद हो जाए। मैंने हमारे कॉलेज में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते थे, तो जब हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस था, उसके लिए एक स्पेशल जनरेटर होता था, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, डेटाबेस के लिए भी, ताकि सिस्टम या जो आपका डेटाबेस है वो बंद ना हो। वहां पे वो काम वो चलता रहे, चाहे लाइट चली जाए, चाहे जो फौरन जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। ठीक है। और डेटाबेस अगर करप्ट हो जाए स्टोरेज मीडिया में, अक्सर होता है ना आप लोगों की यूएसबी खराब हो जाती है। यूएसबी भी एक छोटी सी स्टोरेज मीडिया ना, डेटाबेस के लिए जरा बड़ी स्टोरेज मीडिया चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए। तो अगर वो खराब हो जाए, वो करप्ट हो जाए, तो डेटाबेस डैमेज हो जाएगी। सही है। सारा का सारा डाटा इस वक्त हमारा कहाँ पड़ा था? सेंट्रलाइज था। एक सिंगल डेटाबेस में अगर सारा डाटा पड़ा हुआ है और अगर वही डैमेज हो जाए, तो फिर आपका वैल्यूएबल डाटा सारा लॉस्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी जरूरी होती है, ये भी इंस्टॉल करनी चाहिए। डाटा डिक्शनरी क्या होती है? इसके अंदर ना डाटा डिक्शनरी आम अल्फाज में अगर हम देखें, ये होती है, ये अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा, फीचर्स ऑफ डाटाबेस में पहला पॉइंट भी है। डाटा डिक्शनरी होती है डाटा स्ट्रक्चर और डाटा का और डाटा सारा डाटा, ये डाटा डिक्शनरी कहलाती है। ये जब आपका कोई कंपनी की डाटाबेस है ना, अगर किसी कंपनी की डाटाबेस है, तो उसका इंटरनल कंटेंट सारा डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट का मतलब है कि लिखाई में आ जाता है, लिखे में आ जाना। तो वो सारा इंटरनल कंटेंट जो होता है, उसका जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है कंपनी के डाटाबेस का, वो डाटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। बहुत ये यूजफुल टूल है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसको जरूर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन सिस्टम्स में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं विच इज फीचर्स ऑफ डाटा डीबीएमएस। ये अब लास्ट टॉपिक है। फीचर्स में सबसे पहले फिर से डाटा डिक्शनरी की बात आ गई। डाटा डिक्शनरी का ये एक फीचर प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, इसको रिपोजिटरी भी बोलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ स्टोर होना, रिपोजिटरी। इसके अंदर ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें डाटा डेफिनेशन होती है और डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, डाटा के स्ट्रक्चर और डाटा डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज की डाटा डिक्शनरी क्या होगी? आप लोगों का सारा डाटा रिकॉर्ड, फॉर जैसे उसमें रोल नंबर आ जाएगा, उसमें नेम आ जाएगा, उसमें एड्रेस आ जाएंगे, उसमें आप लोगों का फोन नंबर आ जाएगा। अब ये जो चीज बन रही है ना, ये आप लोगों का बन रहा है डाटा डिक्शनरी, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। रोल नंबर में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ सकता है, नेम में आपका टेक्स्ट डाटा आ सकता है, अल्फाबेटिकल डाटा आ सकता है, एड्रेस में टेक्स्ट डाटा आ सकता है, फोन नंबर में न्यूमेरिक डाटा आएगा। तो इसके अंदर जो पड़ा होगा ये सब कुछ डाटा होगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, नेम मारिया, एड्रेस उसका लाहौर और फोन नंबर कुछ, तो ये सब कुछ डाटा में आ जाएगा। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर और डाटा में ये फर्क है कि आपने डाटा स्ट्रक्चर और डाटा जो है, अब डाटा डेफिनेशन यानी सारा का सारा डाटा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या है,
ये सब कुछ यानी रोल नंबर में न्यूमेरिक डाटा पड़ा है, कितने डिजिट्स तक पड़ा होगा, फोन नंबर में कितने डिजिट्स रिक्वायर है, ये सारा कुछ जो है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा में आ जाएगा। ये सब कुछ एक फाइल में पड़ा होगा और वो फाइल डाटा डिक्शनरी कहलाएगी। अच्छा, डाटा डिक्शनरी ये भी जो है देखती है, मॉनिटर करती है कि जो डाटाबेस में डाटा एंटर हो रहा है क्या वो डाटा डेफिनेशन रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आपने एक दफा एक फाइल में आपने डिफाइन कर दिया, रूल्स डिफाइन कर दिए डाटा डेफिनेशन के, कि डाटा जो है रोल नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज में ही आएगा। सही है, ये आपने डिफाइन किया ना। तो अब जब कोई रोल नंबर एंटर करेगा तो फिर ये चेक करेगा डाटा डिक्शनरी कि क्या जो रोल नंबर एंटर किया गया है वो न्यूमेरिक ही है, कहीं उसने कोई अल्फाबेट्स तो नहीं एंटर कर दिए। सही है। अच्छा, यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डाटाबेस यूजर्स। अच्छा, डाटाबेस यूजर्स को जो है ना ये एक्सेस भी देखता है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, किसको कितनी नहीं देनी, ये भी डाटा डिक्शनरी में ही आ जाएगा। फिर आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट फीचर है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यूज टू प्रोसेस डाटा एंड टू मेंटेन द डाटाबेसेस। सही है, ये डाटाबेस को प्रोसेस और उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स डाटा बैकअप और रिकवरी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीचर आ जाता है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज का ना आप लोगों का अभी फिलहाल सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर आप बीएस करते हैं, अगर आप सिंपल जो 2 साल वाली पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करता है या दूसरी यूनिवर्सिटी वो बीएससी करते हैं, उसमें भी डाटाबेस आएगी, लाजमी उसमें पढ़नी पड़ती है। अगर आप वो नहीं करते, आप सीएस करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें डाटाबेस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है जिसके अंदर एसक्यूएल की लैंग्वेज को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप अभी सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना डाटा इसमें सेकंड ईयर में, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है प्रोग्राम्स बनाने के लिए, डाटाबेस के प्रोग्राम्स लिखने के लिए डाटाबेस की लैंग्वेज को एसक्यूएल बोलते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर मुख्तलिफ क्यूरीज लिखी जाती हैं। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन, मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स द क्यूरी, ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है डाटाबेस पे। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल गूगल है, ये गूगल का पड़ा है डाटाबेस है। ठीक है, आप एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में होती है, जहां से आप यूजर है, आप गूगल के इधर यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम से रिक्वेस्ट भेजते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम उधर से जो है ना रिजल्ट, जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका रिस्पॉन्ड लेता है। आप जब लिख के भेजते हैं ना गूगल पे, वो जो सर्च बार होती है ना एक सर्च बार, उसके ऊपर आप लिख के भेजते हैं और आप कहते हैं कुछ भी कुछ भी लिख लें, व्हाट इज डाटाबेस। तो वो जो आप लिख रहे होते हैं, आप आम अल्फाज में उसका लफ्ज लेते हैं, हम क्यूरी दे रहे हैं, है ना, क्यूरी दे रहे हैं मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वही क्यूरी जो है ये एक प्रोग्राम की शक्ल में पीछे जाती है सर्वर के पास, और सर्वर उसका आंसर, सर्वर उसका उस क्यूरी का जवाब सेंड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको शो कर देती है। अच्छा, क्यूरी का एक लफ्ज और भी एक जगह पे इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने कोई एड्स देखे हो ना, एडवर्टाइजमेंट्स हो, उनके एंड में लिखा होता है फॉर मोर क्यूरीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर, यानी मजीद क्वेश्चंस करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सही है, तो क्यूरी का मतलब है क्वेश्चन करना। तो वो क्वेश्चन का आंसर मुख्तलिफ डाटाबेस के टेबल्स में से लेके डाटाबेस सेंड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और वो आंसर आप तक पहुंच जाता है। इसके मुख्तलिफ एसक्यूएल क्यूरीज सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करती, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जांपल टेबल को क्रिएट करना, क्यूरी यानी एक क्यूरी के जरिए, या फिर आप कह लें एक प्रोग्राम के जरिए टेबल क्रिएट भी किए जाते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, उनमें से रिकॉर्ड को हासिल भी किया जा सकता है, टेबल में से रिकॉर्ड को रिट्रीव भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड्स को एंटर किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। कुछ ये एसक्यूएल कमांड्स हैं, ये देख लें, सिलेक्ट की कमांड होती है डाटा रिट्रीव करने के लिए। सही है, फिलहाल आपको ये कमांड नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये अगर आप बीएस में जाके आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके या सीएस करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या बीएस आईटी करते हैं, जहां भी आप कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये एसक्यूएल कमांड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल सेकंड ईयर में आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा जाएगा। डिलीट की कमांड होती है टेबल को डिलीट करने के लिए, सॉरी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। क्रिएट की कमांड होती है टेबल क्रिएट करने के लिए। मॉडिफाई की कमांड होती है टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए। अपडेट की कमांड होती है रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, और इंसर्ट की कमांड होती है कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए।
नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है रिपोर्ट जनरेटर। अभी मैंने आपको रिपोर्ट की पहले बात की कि रिपोर्ट राइटर भी या इसको कहते हैं या रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर बोला जाता है। रिपोर्ट्स को ये ऐसा भी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कि रिपोर्ट्स को जो है ना जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, रिपोर्ट जनरेटर क्या करता है कि ये एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से रिकॉर्ड लेके आता है और उसको डिफरेंट फॉर्मेट में लाके यूजर के सामने रख देता है। सही है। फॉर एग्जांपल एक टेबल ये था, जैसे अभी मैंने रिपोर्ट की पिछले स्लाइड्स में भी बात करके आई हूँ, एक टेबल ये है। हम इस वक्त चलो एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं, हमने पिछली दफा एग्जांपल की थी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल अलग है, स्टूडेंट के, हमने इस चीज की बात की थी। आज हम बात कर लेते हैं, चले किस चीज की बात की जाए, अब होटल की बात कर लेते हैं। ये होटल की डेटाबेस है, सही है। इसके अंदर क्लाइंट फी, यानी कि जो भी उनके क्लाइंट्स आएंगे, जो भी उनके कस्टमर्स आएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी है। इस टेबल में, दूसरे टेबल में जो है ना पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन पड़ी है, क्लाइंट ने कितनी पेमेंट की, कितनी रह गई, ये सारी पेमेंट की इंफॉर्मेशन है। अब रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, जिसमें रिपोर्ट में क्या हो सकता है, मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे होटल का नाम हो सबसे ऊपर, उसके बाद क्या हो, क्लाइंट का नेम, फिर क्लाइंट का एड्रेस, सॉरी फोन नंबर, और उसके बाद उसकी पेमेंट डिटेल यहाँ पे आ जाए। अब आप नोट करें, ये जो क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी आएगी किधर से, क्लाइंट टेबल में से, और जो हमारे पास पेमेंट की इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी पेमेंट टेबल में से आएगी। तो ये मुख्तलिफ टेबल्स में से इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है कि मुख्तलिफ टेबल्स में से इंफॉर्मेशन को लाके एक रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। सही है। अच्छा, ये हमें फीचर डीबीएमएस देता है, हम डिफरेंट फॉर्मेट में रिपोर्ट दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो यूजर जो है, यूजर कैन फॉर्मेट द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिपोर्ट जनरेटर प्रोवाइड वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस रिपोर्ट में होती हैं। जो नॉन एक्सपर्ट लोग हैं, जो डेटाबेस को नहीं जानते, वो भी इजीली बहुत अच्छी, अट्रैक्टिव और यूजफुल रिपोर्ट्स बना सकते हैं इस फैसिलिटी को अवेल करते हुए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी जो है ना एक बहुत बड़ा फीचर है डीबीएमएस का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डेटाबेस का सारा डाटा हर किसी के सामने खोल के नहीं रख देता, आपको ये ऑप्शन देता है कि आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ राइट्स दे सकते हैं, कि कुछ लोग उस डाटा को देख सकते हैं, कुछ लोग उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं, कुछ लोग जिनको आप जो एक्सेस देना चाहें आप वो एक्सेस दे सकते हैं। Database can be protected from unauthorized access, unauthorized यूजर से भी इसको बचाया जा सकता है। आप अनऑथराइज्ड यूजर को कोई एक्सेस ना दें, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं, डाटा को हासिल कर सकते हैं। और ये सब कुछ कौन करता है, ये सब कुछ डीबीए करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ राइट्स देता है कि कौन कितने हिस्सा, कितना डाटा देख सकता है। सही है, ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ राइट्स डीबीए दे रहा होता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके घर की अलमारी है, उसके अंदर आपके कपड़े पड़े हुए हैं, तो आपकी कपड़ों को आपकी जो एक्सेस किधर तक है, क्या आप उन कपड़ों को समेट सकती हैं, उन कपड़ों को अच्छे तरीके से सेट करके रख सकती हैं, आप उन कपड़ों में से नए कपड़े ऐड कर सकती हैं, पुराने कपड़े निकाल सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं। लेकिन आपकी काम वाली को कोई एक्सेस नहीं है। आपकी काम वाली अगर आती है तो आपकी काम वाली आपकी अलमारी को खोल भी नहीं सकती, उसको एक्सेस नहीं दी गई। या अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, अक्सर मेहमानों को भी आदत होती है अलमारियां खोल खोल के देखने की, तो वो सिर्फ देखेंगे, वो उसमें कोई नया कपड़ा ऐड नहीं कर सकते। उनको इतनी आपने एक्सेस दे दी है, कुछ मेहमानों को, उनमें से कुछ मेहमान जो बहुत करीबी आपके अगर हैं, तो उनमें से आप फॉर एग्जाम्पल खाला हो गई, तो आपने उनको इतनी एक्सेस दे दी है कि वो खोल के देख सकती हैं। सही है। तो ये मुख्तलिफ एक्सेस कौन दे रहा है इस वक्त, आप डीबीए है, आप अपने अपनी अम्मी को एक्सेस दी हुई है कि वो उसके अंदर कुछ भी कर सकती है, सफाई भी, ये सारी एक्सेस आपने अम्मी को फुल एक्सेस दे दी। तो ये एक्सेस देने वाली आप थी, राइट्स आप दे रही हैं। सही है। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी इसी तरह करता है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के राइट्स दे देता है। नेक्स्ट आ जाता है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप क्या होता है, एक और फीचर जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब फिर एक फीचर में, डेटाबेस के फीचर्स में भी इसको पढ़ेंगे कि डेटाबेस को कि हर वक्त अवेलेबल रहे डेटाबेस। कभी कोई पावर फेलियर की वजह से या स्टोरेज मीडिया में कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी वजह से अगर आपका डाटा लॉस्ट हो भी जाए तो आपके पास बैकअप मौजूद हो। ये बैकअप कौन दे रहा है, डीबीएमएस दे रहा है, ताकि अगर यूजर्स अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप रख सकते हैं कि अगर किसी केस में अगर आपका डाटा लॉस हो जाए या डाटा फेलियर की केस में क्या होगा, डाटा को इजीली रिकवर किया जा सकता है उसकी बैकअप कॉपी से।
चलिए ये फीचर भी हमें दे रहा है DBMS। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो कि अब हमारा खत्म हो गया है, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। इस स्लाइड्स में आपके पास सारी की सारी डिटेल्स नहीं मौजूद। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरह पॉइंट्स में नहीं लिखने, ये पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपको हमने समझाने के लिए बताए गए हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट की। ये पेपर लिखने का तरीका ये नहीं होता कि आप इसको पॉइंट्स में ये चीजें लिख रहे हैं। पेपर में करने के लिए आपको बुक स्टडी करनी पड़ेगी, बुक से इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर सेंटेंसेस बना के पेपर में लिखने होंगे। सही है। तो पेपर के लिए आपको ये पीएम सीरीज कंप्यूटर साइंस की ICS पार्ट 2 की बुक, उसको आप जो है देखें, उसमें से ये टॉपिक्स पढ़ें, चैप्टर नंबर 1। अब बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।